आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर ऑप्टिकल फाइबर चैप्टर है। उसके बारे में आज इंट्रोडक्शन जान लेते हैं थोड़ा बहुत उसके बारे में, और उसके बाद में उसके पार्ट कितने प्रकार के होते हैं, उसका वर्किंग क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे। आज हम ऑप्टिकल फाइबर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसको डेफिनेशन इसको आप अगर ये एग्जाम में आ जाता है तो इस प्रकार से लिखेंगे। फाइबर ऑप्टिक्स डील विथ द लाइट प्रोपिगेशन थ्रू thin glass plate. Fiber optics is an important and revolutionary communication system to transmit voice and digital data signal from one place to another place. The transmission of light along the thin glass fiber by using phenomena total internal reflection। मतलब कि जब यदि कोई एक लाइट वेव है, जैसे कि हम ये पॉइंट है, यहाँ पे कोई लाइट वेव है, इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट तक लाने के लिए क्या जिस भी पार्ट या जिस भी कम्युनिकेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है, मतलब कि जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? ऑप्टिकल फाइबर। जैसे कि हमने ये मान लीजिए एक पाइप है, तो पाइप में इस सिरे से इस सिरे तक पानी लाने के लिए क्या ज़रूरत होती है? पाइप की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार से जैसे कि हमें कोई लाइट या कोई डिजिटल सिग्नल को पहुंचाना है, तो उसके एक सिरे से, मतलब कि इज एन इम्पोर्टेंट एंड रिवोलेटरी कम्युनिकेशन सिस्टम इज ट्रांसमिट वॉइस एंड डिजिटल डाटा सिग्नल फ्रॉम ए वन पैलेस। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए जो सिस्टम यानी जो तंत्र की ज़रूरत होती है, जिस भी सिस्टम की ज़रूरत होती है, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत। आंतरिक परावर्तन मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये TIR नाम से जानते। सो आपने 12th में पढ़ा होगा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आंतरिक परावर्तन इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपको यदि अगर एग्जाम में R2 एग्जाम में आपसे 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम लिख देंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सिद्धांत पर कार्य करता है। इसको हिंदी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। शॉर्ट रूप में हम TIR बोल सकते हैं, ठीक है। ये अब इसमें ऐसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। मतलब कि ऑप्टिकल फाइबर बेसिक प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर डिपेंडेंट है? द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन टू ट्रांसमिशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल यूजिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब कि इस कम्युनिकेशन एक तरीके से कम्युनिकेशन है कि जैसे कम्युनिकेशन कैसे करते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच में संवाद होता है, तो एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग सही तरीके से समझ पाए, उसे क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। उसी प्रकार से जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किसी डाटा सिग्नल या किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, उसको इस स्थान से इस स्थान तक लाने के लिए जो भी सिस्टम या जो भी वस्तु की ज़रूरत होती है, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। आगे यदि आपने 12th क्लास में पढ़ा हो सही तरीके, तो आपको पता होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। फिर भी आपको एक बार बता देते हैं क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हेन द लाइट रे ट्रेवल टू फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, the refracted ray bended away from the normal when the angle of incidence is greater than the critical angle, the reflected ray reflected into the same medium. This phenomena is reflected of light ray from a refractive surface is called total internal reflection। अब इसमें जो डेफिनेशन लिखी है, इसको तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं। अब मैं आपको एक सही प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। कि जब मान लीजिए ये कि कोई सरफेस है, ठीक है, उसके बाद में यदि हम इसका अपने परावर्तन और अपवर्तन पढ़ा होगा। परावर्तन क्या होता है कि परावर्तन में एक ये रे आई यदि किसी सरफेस से टकराती है, तो हम पहले क्या करते हैं, इसके परपेंडिकुलर क्या नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। यदि परावर्तन हो रहा है तो परावर्तन होने पे क्या होता है, रे वापस उसी उसके अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाते हैं। और यदि उसकी रे का यदि क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है, तो क्या होती है, रे इधर से आती है, फिर ये इस मीडियम में जाकर यदि ये इस मीडियम को हम यदि रेयर मान लेते हैं, और इस मीडियम को यदि हम डेंसर मान लेते हैं,
इसको हम विरल बोलते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं सघन। यदि ये रे यदि इस रेरर से आती हुई यदि डेंसर में जाती है तो रेरर क्या होता है कि जो नॉर्मल ड्रॉ किया है उस नॉर्मल के ड्रॉ के क्या होती है, ये यदि रेरर से डेंसर में आती है तो ये रे ऐसा सीधा जाना चाहिए इस रे को, तो लेकिन क्या करती है कि ये रे इससे थोड़ा बेंड हो जाती है, मतलब इस डायरेक्शन में निकल जाती है। तो ये हो गया क्या, रेरर से डेंसर में। ठीक है, अब इसके बाद में सेकंड कंडीशन बनती है यदि डेंसर से रेरर में आती है, यदि इस मीडियम को हम क्या मान लेते हैं, डेंसर। ठीक है, और ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब यदि इस डेंसर से यदि कोई रे इधर आ रही है, ठीक है, ये कंडीशन याद रख लेंगे, रेरर से डेंसर की तरफ आती है तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। यदि डेंसर से यदि रेरर में जा रही है, इसको मान लेते हैं, इस मीडियम क्या मानते हैं, रेरर। ठीक है, तो उसके बाद में यदि डेंसर से रेरर में यदि रे प्रोपिगेट हो रही है तो उसके बाद में यदि हम ये रे मतलब कि सीधी जानी चाहिए, सीधी जानी चाहिए, लेकिन क्या करता है कि नॉर्मल से क्या डेंसर से रेरर में जाती है, मतलब कि सघन माध्यम से जब रे विरल माध्यम में जाती है तो ये रे इस नॉर्मल से दूर हट जाती है। ठीक है, जैसा कि हमने इसमें यहाँ बताया हुआ है कि जैसे यहाँ पे डेंसर मीडियम है, यहाँ रेरर मीडियम है, यदि रे इससे अगर डेंसर से रेरर में जाएगी तो ये रे क्या होगी, इससे दूर हट जाएगी। अब जैसे ही हम देखो यहाँ से इसको रे को इधर गमन करवाएंगे इससे, तो क्या होगा, इससे एंगल थोड़ा बढ़ता जाएगा तो ये रे इधर चली जाएगी। फिर एक और रे यदि ऐसे इस डायरेक्शन देते हैं तो उस पर क्या होगा, एक ये रे कहाँ पे चली जाएगी, इस इसके सरफेस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये जो पैरेलल हो जाएगी तो उसके बाद यदि एक और रे इधर यदि यहाँ से गुजारेंगे तो ये रे क्या होगी, उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी। ठीक है, इस मतलब कि जिस मीडियम से आई, जैसे डेंसर से आई डेंसर में ही चली गई, तो इस फिनोमेना जो क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलता है। जैसे कि यदि कोई रे जिस मीडियम से आती है और यदि उसी मीडियम में वापस चली जाती है, उस फेनोमेना क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और ये किस पर डिपेंड करता है, यहाँ पे यदि ये जो जब सरफेस इस नॉर्मल के साथ यहाँ पे कौन सा एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। यदि 90 डिग्री एंगल से ऊपर चले जाती है तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो इस जब ये इससे ऊपर चले जाती है तो इस एंगल जो इसके साथ ये एंगल है, इस एंगल को क्या बोलते हैं हम, थीटा सी, जिसे हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, और जो ये रे है, जो एंगल ये आ रहे हैं, इनको क्या बोल सकते हैं हम, इंसिडेंस एंगल। तो हमें थीटा 1 थीटा आई मान सकते हैं। और इसी प्रकार से मैंने इसे यहाँ पर दर्शा रखा है, देखो कि पहले रे नॉर्मल, ये सरफेस था, सरफेस है, यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। यदि रे इधर से ये इसमें आ रही है, फिर ये क्या होगा, इसकी ये सीधी निकलनी चाहिए इधर, लेकिन क्या होगी, ये रे इधर निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि ये डेंसर है, इस मीडियम क्या मान सकते हैं, डेंसर, डेंसर, और इसको रेरर। तो यहाँ से क्या होगा कि ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी। जैसे हम इसके एंगल को इधर बढ़ा दें थोड़ा इधर, तो जैसे मैंने इसको एंगल को थोड़ा नीचे झुकवा दिया, तो मतलब इसको थीटा 2 मान ले, इसकी वैल्यू देख, थीटा 1 की वैल्यू, जो एंगल थीटा सी है, इसको ये वैल्यू जो है, ये मतलब कि एक थीटा सी एक तरीके से मान सकते हैं इसको, कि जैसे इसको ये अपवर्तन ये होता है, आपतन कोण ये होता है परावर्तन कोण, इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये इसको हम ये थीटा मान लो या इसको थीटा सी मान लो। तो यहाँ पे देखो जो ये एंगल है, जो इस एंगल से क्या छोटा, मतलब कि जो एंगल ये वाला एंगल नॉर्मल के साथ नहीं, ये वाला एंगल है, ये जो एंगल है ये क्या होगा, ये होगा इस एंगल के, जो कि अपन जब भी कोई ऐसे यदि आ रही है, ये इस एंगल को ऐसे एंगल को ड्रॉ करते हैं, ये एंगल इस एंगल के सामने होता है, तो ये एंगल को इस एंगल के द्वारा डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं थीटा सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थीटा सी ये वाली एंगल है जो इस एंगल से क्या है, छोटा है, तो ये थीटा सी बड़ा एंगल है। यदि हम इन दोनों एंगलों को बराबर कर देते हैं, ठीक है, तो इन एंगल मतलब कि यहाँ पे जो एंगल है ये एंगल, और जो यहाँ से थीटा 2 इक्वल टू थीटा सी के इक्वल कर देते हैं, थीटा 2 इक्वल टू थीटा सी, मतलब इस एंगल की वैल्यू को बढ़ा दिया। ठीक है, तो इस एंगल की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इस नॉर्मल ये इसका एंगल यहाँ बनना चाहिए, ये मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ठीक है, तो हम ये क्या करेंगे, यदि
ये डेंसर से रेयर में जा रही है तो ये क्या होगा, नॉर्मल के से परपेंडिकुलर आ जाएगी, क्योंकि जैसे हमने एंगल बढ़ाया तो ये क्या रे नॉर्मल से दूर हट जाएगी, तो ये इस डायरेक्शन में आ गई। यदि हम थर्ड पोजीशन में यदि थीटा सी देखो, इस रे के लिए थीटा सी क्या होगा, इस रे के लिए जो नॉर्मल है इसके लिए थीटा सी ये होना चाहिए, ठीक है, थीटा सी होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि हमने एंगल को बढ़ा दिया, तो एंगल को बढ़ाने पर यदि ये रे मतलब एक ऐसी कंडीशन आ जाए जिस कंडीशन पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है कि ऐसी कंडीशन जहाँ पे जिस रे को जिस मीडियम से पहुंचा है ये रे यदि उसी मीडियम में वापस चले जाती है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब इसके बाद में हम इसकी कंडीशन देख लेते हैं। इनकी कंडीशन है कि यदि हमें ऑप्टिकल फाइबर से यदि किसी रे को एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक यदि उसकी सिग्नल को पहुंचाना है तो उसके लिए दो कंडीशन अप्लाई होगी कि लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर, मतलब कि लाइट का हमेशा प्रोपिगेशन डेंसर से रेरर में होना चाहिए। मैंने आपको पहले बता ही दिया कि यदि रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना है तो हमें डेंसर से रेरर में नहीं जाना पड़ेगा, डेंसर से रेरर में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम रेरर से डेंसर में ले जाएंगे तो वो नॉर्मल के साथ एंगल इधर झुकती जाएगी इधर। तो यदि उसको उसी मीडियम में वापस लेके आना है तो डेंसर से रेरर में होकर लाइट को प्रोपिगेट करवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में है सेकंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, मतलब कि जो इंसिडेंस एंगल, जैसे कि हम इस कोई रे इधर आ रही है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या था, यदि इस रे इधर इसमें आ रही है तो ये रे मतलब कि वापस उसी डायरेक्शन में पहुंच जाए। तो मतलब कि जो इंसिडेंस एंगल है ये थीटा एंगल, जो ये थीटा एंगल है जो थीटा सी, मतलब कि जो एंगल ये थीटा सी है तो उससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, मतलब कि थीटा सी, तो मतलब थीटा ग्रेटर देन थीटा सी, तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी। यदि थीटा इंसिडेंस एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ी है तो ही ऑप्टिकल फाइबर काम करेगा, नहीं तो अन्यथा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काम नहीं करेगा। और इससे ऑप्टिकल फाइबर में एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक क्या कि अपना डिजिटल सिग्नल जो भी लाइट वेव गुजार रहे हैं वो अभी पहुंच नहीं पाएगी। अगर आपके बारे में आज मैंने बता दिया बेसिक इंट्रोडक्शन, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और ये डायग्राम से मैंने समझा दिया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो माय यूट्यूब चैनल। और आपके लिए आगे मैं ऑप्टिकल फाइबर के अगली वीडियो में और आगे करता रहूँगा, कंप्लीट करवा दूंगा इस अगली वीडियो में, शायद हो सकेगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी हो तो कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो लास्ट वीडियो में कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।